Hello students. In our previous video we have studied about what is the purest form of matter, elements, compounds के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें देखा था कि जो मैटर है it is divided into pure substance and impure substance. Okay, I hope you understand that video. Now we are continuing this chapter. चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें कि अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो कंपाउंड्स, मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कंपाउंड पार्ट. कंपाउंड का डेफिनेशंस हमने जो है प्रीवियस वीडियो में हमने कंपाउंड का डेफिनेशन समझा था. तो बेसिकली कंपाउंड होता क्या है? कंपाउंड इट इज़ अ combination of two or more elements or two or more atoms of the elements which are combining chemically to form a single unit. उसको हम कहते हैं कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें वाटर के बारे में हमने डिस्कस किया था. वाटर का फॉर्मूला सबको पता होता है कि वाटर जो है इट इज़ H2O. दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर वाटर को बनाते हैं. ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन इज 1 एटम. सो दे बोथ आर कंबाइनिंग केमिकली. तो कंपाउंड्स के केस में आपने ये देखा कि जो कंपाउंड बन रहे हैं दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन. इट मीन्स अगर केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होगा, अगर आप दो चीज़ों को एज इट इज़ मिला दोगे तो कंपाउंड्स नहीं बनेंगे. तो कंपाउंड्स हमेशा केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही बनते हैं. तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक लें किसी भी कंपाउंड का, तो कंपाउंड के अंदर जब हम कंपाउंड बना रहे होते हैं दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन. सेकेंड, if they are formed by chemical reactions, so always the elements which are combining will be in the fixed ratio. So elements always in fixed ratio. They are in fixed ratio. Okay. Now third one, if they are in fixed ratio, तो whenever a chemical reaction takes place, हमेशा क्या होता है कि हमने केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे. तो अगर कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो या तो एनर्जी रिलीज हो रही है, आइदर एनर्जी इज रिलीज और एब्सॉर्ब. सो एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस. सो इन दिस केस एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस. तो 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े. फोर्थ वन इज इफ दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, तो क्या होगा? पुराने जो कंपाउंड्स हैं, जो एलिमेंट हैं, जो कंबाइन कर रहे हैं, उनके बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे. सो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस. रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. जो पुराने बॉन्ड हैं, अगर हम रिएक्शन भी देखो, अगर हम वाटर बना रहे हैं तो वाटर बनाने में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे. सो ऑब्वियसली दे बोथ विल रिएक्ट, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एंड टुगेदर दे विल फॉर्म वाटर. सो दीज आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये हाइड्रोजन का एक एटम. तो हाइड्रोजन के यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, लेकिन अगर हम एक ही मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन जो है 2 एटम एक दूसरे से कंबाइन है. इस केस में ऑक्सीजन के 2 एटम एक दूसरे से कंबाइन है. तो पहले क्या होगा? जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेकअप होते हैं. तो ये जो बॉन्ड्स हैं पहले ये टूट जाएंगे. नाउ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस. इट मीन्स वाटर के फॉर्मूले में आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन यहाँ से आएंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, और कंबाइन करके टुगेदर दे विल फॉर्म वाटर. जो पुराना रिएक्शंस में रिएक्टेंट वाली साइड अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग थी या ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग थी, लेकिन ये बॉन्ड्स टूटे. अब हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है. इट मीन्स rearrangement of atoms takes place whenever a chemical reaction happens and a compound is formed.
तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। जब भी कंपाउंड बनते हैं हमेशा क्या होता है कि रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होने से ऑलवेज देयर विल बी अ चेंज ऑफ एनर्जी, ऑल्सो देयर विल बी अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और क्या होगा कि जब भी कंपाउंड बन रहे होंगे दे ऑलवेज कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब रेशियो की बात जब यहाँ हो रही है तो अगर हम कुछ एलिमेंट्स का रेशियो निकाल के देखें तो उसमें देखेंगे कि चाहे वो किसी भी रिएक्शन से बने हुए होते हैं, फॉर्मूला सबका सेम होता है। इट मीन्स मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का हम एग्जाम्पल लेंगे। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आप बहुत सारे प्रोसेस से बना सकते हो। अगर हमने मान लो एक रिएक्शन लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ दिस कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन इट गेट हीटेड, जब हमने इसको हीट किया, हीट करने से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक रिएक्शन ये था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसमें फॉर्मूला देखो कार्बन डाइऑक्साइड का, वो CO2 ही है। अगर अब हम दूसरा रिएक्शन देखें, दूसरे रिएक्शन में हमने क्या किया, कार्बन लिया, कार्बन इट मीन्स कोयला, कोक लिया हमने और उसको बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब भी आप किसी भी चीज़ को बर्न करते हो तो हमेशा रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है और ऑक्साइड ही बनता है। सो इन दिस केस ऑल्सो ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद इट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड निकली, तो यहाँ पर भी क्या है, फॉर्मूला CO2 ही है। कोई और रिएक्शन अगर हम लेंगे जिसमें कि केमिकल रिएक्शन हमने ली और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना, उसमें भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जो है इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो कंपाउंड्स जो हैं दे आर हैविंग अ फिक्स्ड फॉर्मूला और उनका फॉर्मूला हर एक रिएक्शन में जिसने में भी वो स्पेसिफिक कंपाउंड बन रहा है उसमें फॉर्मूला सेम रहेगा। और अगर फॉर्मूला सेम है तो क्या होगा, रेशियो बाय मास भी सेम होगा। तो इस केस में भी अगर हम रेशियो बाय मास निकालें तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रेशियो बाय मास निकालना सिखाया था। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। रेशियो बाय मास क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं विद देयर एटम्स, हम इनका मास निकाल लेते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का एक एटम है इसलिए इसका मास क्या है, 12 लिया जाएगा क्योंकि इसका मास 12 होता है। ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के सिंगल एटम का मास होता है 16 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये बन जाएगा 2 × 16 इट मीन्स 32। तो ये बन गया 12 रेशियो 32। हम इसको सिंपल नंबर से जब डिवाइड करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, नाउ इट बिकम्स 4:8। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें भी रेशियो 4:8 है और इस रिएक्शन की बात करें तो जो फॉर्मूला सेम है तो रेशियो विल बी सेम। तो कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में हमेशा रेशियो एलिमेंट्स का जिसके अकॉर्डिंग वो कंबाइन कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक कंपाउंड बनाने के लिए, वो हमेशा सेम रहता है, वो हमेशा फिक्स रहता है। सो कंपाउंड्स क्या हैं, दोज थिंग्स विच आर मेड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। हमेशा फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी इसके डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस इज मिक्सचर्स। मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर क्या मतलब कि आप 2 या 3 चीज़ों को मिला दीजिए मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन क्या है, इसके अंदर कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है क्योंकि यहाँ भी अगर हम कंपाउंड के केस में भी देख रहे हैं तो 2 या 3 एलिमेंट को मिक्स ही तो किया गया है, चाहे वो केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू ही कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर फिक्स्ड रेशियो होता है। मिक्सचर्स के अंदर कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। सो मिक्सचर्स, तो डेफिनेशन में मैंने क्या कहा कि 2 या 3 चीज़ों को मिला देने से जो भी चीज़ बन रही है, जो भी एक एंटिटी बन रही है वो एक मिक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड, कोई भी चीज़ जो है वो केमिकली कंबाइन नहीं कर रही है। जब केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के कि एनर्जी का चेंज होता है, रेशियो ऑलवेज रिमेन सेम, वो इसमें कुछ भी नहीं फॉलो नहीं होगा। ठीक है, जनरली हम अपने घरों में भी बहुत सारे मिक्सचर्स बनाते हैं। हम लेमोनेड बनाते हैं, लेमोनेड मतलब हम शिकंजी बनाते हैं। वी यूज़ टू मेक शरबत, रूह अफ़ज़ा बनाते हैं हम, तो वो सारे क्या है मिक्सचर है। वी यूज़ टू मेक टी ऑल्सो,
तो क्या चाय क्या इट्स ऑल्सो ए मिक्सचर। अगर हम टी की बात करें तो टी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें आप सबसे पहले वाटर ले लेते हैं, यू टेक शुगर ऑल्सो, what you take tea leaves and you take milk, so we are mixing all these things, ठीक है। लेकिन अगर आपने मान लो 1 कप चाय बनाई तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग लोगे आप, और मान लीजिए आपने 5 कप्स चाय बनाई तो उसके अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स इट में चेंज, वो आपके अकॉर्डिंग चेंज कर लोगे आप। कोई फीकी चाय पीता है तो वो चीनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगा, शुगर यूज़ नहीं करेगा। तो ये क्या है, मिक्सचर। इसलिए हम कह रहे हैं कि मिक्सचर के अंदर जो प्रपोर्शन है, जो भी कंपोनेंट आप मिक्स कर रहे हैं उसके अंदर, वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, वो हमेशा वेरिएबल होता है। वो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ क्योंकि कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, इसलिए नो केमिकल रिएक्शन विल टेक्स प्लेस व्हाइल फॉर्मिंग अ मिक्सचर। अब मिक्सचर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजेनिटी का मतलब है एक सार बिल्कुल। इसका मतलब कि नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन विल बी हेयर। आपने 2 या 3 चीज़ों को मिक्स कर दिया और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो चीज़ें हैं कहाँ, तो वो बनेगा एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे हम लेमोनेड बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, तो शिकंजी में क्या होता है कि कोई भी आप पहचान ही नहीं सकते हैं कि लेमन के पार्टिकल्स कहाँ हैं, चीनी के पार्टिकल्स कहाँ हैं, वाटर के पार्टिकल्स कहाँ हैं। तो देयर विल बी नो बाउंड्री बिटवीन देम, तो इसको आप कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि आप उसके अंदर बाउंड्री देख सकते हैं। आपने 2 चीज़ें मिक्स कर दी और देख सकते हैं आप। जैसे अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल लें, आपने एक बर्तन लिया, इसके अंदर आपने पानी डाल दिया, ठीक है, मान लो पानी का लेवल यहाँ तक आ गया, और फिर आपने इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल मिक्स कर दिया, सरसों का तेल जिसको हम कहते हैं। तो क्या होता है, वाटर हमेशा क्या है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो हमेशा नीचे रहेगा, और मस्टर्ड ऑयल की डेंसिटी कम होती है, सो इट विल ऑलवेज फ्लोट। तो आपको रिमार्केबल बाउंड्री दिखाई देगी, कहाँ ऑयल जो है उसकी बाउंड्री खत्म हो रही है और कहाँ से वाटर की बाउंड्री स्टार्ट हो रही है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 2 लेयर्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डेंसिटी। और अगर हम और भी एग्जांपल देखें, मान लो आपने मड का मिक्सचर बनाया, आपने मिट्टी ली, मिट्टी को पानी में घोल दिया, थोड़ी देर बाद वो सेटल डाउन हो जाएगी, थोड़ी देर तक वो मिक्स रहेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जब वो सेटल डाउन हो जाएगी तो आप रिमार्केबली डिफरेंस देख सकते हैं कि मिट्टी में, मड में और पानी के लेवल में क्या डिफरेंस है। दोनों अलग अलग लेवल पे आपको दिखाई देंगे। तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स जिसमें कि कंप्लीट कॉम्बिनेशन, या कहना चाहिए देयर विल बी कंप्लीट मिसिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, एंड हेट्रोजीनियस सब्सटेंस आर फॉर्म्ड बाय immiscible liquids or immiscible substance, those which cannot be soluble with each other। एक तरीके से, पूरी तरीके से अपने अंदर एक दूसरे को soluble नहीं कर सकते हैं, वो आपके कहलाते हैं heterogeneous mixtures। तो homogeneous mixtures में आपका लेमोनेड है, homogeneous mixtures में आपका क्या कह सकते हैं, रूह अफ़ज़ा शरबत है, homogeneous में आप ले सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, और होमोजीनियस में आप सबसे अच्छा एलॉयज़ ले सकते हैं। जो एलॉयज़ हैं होते हैं, बेसिकली होता है क्या है, एलॉयज़ हैं दे आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। बहुत सारे एलॉयज़ आप जानते भी होंगे, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये क्या है, एलॉयज़ हैं। स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, सोल्डार है, जो सोल्डार जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी जोड़ने का काम करते हैं सर्किट्स को, वहाँ सोल्डर का यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर लेड और टिन का कॉम्बिनेशन होता है। सोल्डार क्या है, इट्स ए टाइप ऑफ अलॉय, सोल्डार, जिसके अंदर लेड और टिन, ये दोनों मेटल्स जो हैं वो इक्वल अमाउंट में 50-50% मिक्स कर दिए जाते हैं। अब क्योंकि मेटल है तो मेटल का चूरा बना के तो आप उसको मिक्स नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, पहले इसको मेल्ट किया जाता है दोनों को।
अब मेल्ट करके इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, एंड अगेन व्हेन दे गेट कूल्ड दे गेट मिक्सड अप, और वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो सोल्डर बेसिकली इसका मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए जो मेटल है वो हम इस तरीके का एलॉय बनाते हैं, जिससे कि कम टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होके जो भी इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स है उनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये एक एलॉय है। ब्रास है, ब्रास का आपने जनरली बर्तन देखे होंगे, घरों में बर्तन होते हैं, तो इट्स एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ऐसे ही आपका ब्रॉन्ज है, इट्स एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, ये हेट्रोजीनियस नहीं होते हैं, क्योंकि आपको कोई मेटल इसमें अलग से दिखाई नहीं देगा, बाउंड्री कोई नहीं दिखाई देती। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं आपके टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में। ये जो टाइप्स ऑफ मिक्सचर है, दिस कैटेगराइजेशन इज बेस्ड ऑन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्वेंट क्या है? मान लीजिए एक एग्जांपल देख के हम समझ लेते हैं। हमने क्या करा, एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर चीनी डाल दी, तो क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं, पानी ही ज़्यादा लेते हैं। तो पानी क्या है, एक सॉल्वेंट है। वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो कि बहुत सारी चीज़ों को घोलने का काम करता है। तो सॉल्वेंट क्या हो गया, द सब्सटेंस इन विच वी डिजॉल्व एनीथिंग, किसी भी चीज को जिसमें हम घोलते हैं, वो सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, अब किसी भी चीज में आप घोल रहे हो तो जनरली हम पानी लेते हैं, तो पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। लेकिन जो लैब्स होते हैं, जो आप केमिस्ट्री के लैब होते हैं, उसमें आप बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी देखोगे। ईथर है, एसीटोन है, इट इज़ ऑल्सो अ गुड सॉल्वेंट। ईथर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सॉल्वेंट। और बेंजीन, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सॉल्वेंट। अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो है वो एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। तो ये सब सॉल्वेंट हैं। जैसे कि आपका वाटर एक सॉल्वेंट है, इसी तरीके से ये भी सॉल्वेंट का ही वर्क करते हैं। लेकिन ये क्या है, ऑर्गेनिक नेचर है, इसलिए जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही ये डिसॉल्व करते हैं। लेकिन वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो लगभग बहुत सारी चीज़ों को, मतलब मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स कैन बी डिसॉल्व इन वाटर। तो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है ये। लेकिन अब जैसे अगर हम अल्कोहल की बात करें, तो अल्कोहल किस चीज़ में, किसको डिसॉल्व कर सकते हैं? हमने एक चीज़ पढ़ी है, टिंचर ऑफ आयोडीन। बट बिकॉज दिस क्वेश्चन में भी आज इन MCQ फॉर्म ऑल्सो, कि ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर हमें सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन की अगर हम बात करें, तो टिंचर ऑफ आयोडीन एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता था बहुत पहले टाइम में, जबकि सेवलॉन और ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, डेटॉल नहीं होता था। तो बहुत डॉक्टर्स क्या करते थे कि आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है, एक सॉलिड होता है ये, इसको अल्कोहल में मिक्स कर देते थे। तो अल्कोहल में मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बन के आता था वो होता था टिंचर ऑफ आयोडीन, जो एक एंटीसेप्टिक की तरह वर्क कर रहा था। तो ये इसका यूज़ किया जाता था जब कहीं भी आपको इंजरी हो जाती थी तो उस पर लगा दिया जाता था। तो ये एक एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें आपसे वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट पूछा जा सकता है। तो सॉल्वेंट इसमें अल्कोहल हो गया और सॉल्यूट हो गया आयोडीन। ठीक है, तो हमने क्या कहा, सॉल्वेंट वो चीज़ें हैं जिसमें आप किसी भी चीज़ को डिसॉल्व करते हो, वो सॉल्वेंट कहलाता है। तो हमेशा सॉल्वेंट जो है इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। तो एक दूसरी डेफिनेशन भी होगी सॉल्वेंट की, द component of mixture which is always present in large quantity will be called as solvent. Okay, now next is solute. तो जिस भी चीज़ में डिसॉल्व कर रहे हैं वो तो सॉल्वेंट हो गया, लेकिन जिस चीज़ को डिसॉल्व कर रहे होते हैं वो हो जाता है आपका सॉल्यूट। सो द थिंग विच इज टू बी डिसॉल्व्ड, जिसको हमें डिसॉल्व करना है, उसको आप कहेंगे सॉल्यूट।
जैसे अभी हमने टिंचर ऑफ आयोडीन देखा तो उसमें आयोडीन एक सॉल्यूट था। अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्ट और पानी को मिक्स करें तो सॉल्ट हमेशा कम होगा, सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं आप। चीनी का शुगर सॉल्यूशन देखें तो शुगर क्या है, एक सॉल्यूट है। और अगर आप और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस बनते हैं, मिक्सचर्स बनते हैं जिसमें क्या करते हैं कि एक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो हमेशा सॉल्यूट होता है। तो इसके बेसिस पे जो मिक्सचर्स हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। द मिक्सचर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और देन एग्जाम्पल। हाँ जी, मान लो पहली बार में हम सॉल्वेंट लिक्विड ले लेते हैं, कोई भी लिक्विड जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, हम उसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो अगर हम सॉलिड को डिज़ोल्व करें, इफ सॉलिड इज डिज़ोल्व इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड ज़्यादा है सॉलिड कम है, तो उसका एग्जाम्पल क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, नाउ इफ यू आर टेकिंग लिक्विड इन लिक्विड, इट मीन्स सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल हम याद करिए जिसमें कि लिक्विड सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। ऐसी कौन सी चीज़ है, लेमन जूस। ठीक है, लेमन लिया, उसको आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया, लिक्विड इन लिक्विड। सो लेमन इन वाटर, लेमन जूस इन वाटर। या विनेगर, विनेगर जो सिरका हम देखते हैं, तो सिरका क्या है, अगर हम विनेगर की बात करें तो जो चाउमीन में यूज़ होता है वो विनेगर, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो विनेगर जो है वो क्या है, इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, 5%, 5 to 8% solution of acetic acid in water। मतलब अगर हमने 5 to 8 का मतलब है कि 5 ग्राम एसिटिक एसिड या 5 ml एसिटिक एसिड और उसके अंदर 95 ml पानी, तो 5 to 8% सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। तो एसिटिक एसिड क्या लिक्विड है और पानी तो है लिक्विड, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया लिक्विड इन लिक्विड का। थर्ड एग्जाम्पल, गैस इन लिक्विड, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। गैस इन लिक्विड का बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल है, और वो क्या है कि जो पानी हम पी रहे हैं उसके अंदर ऑलरेडी गैस डिजॉल्व है, ऑक्सीजन। या नदी का पानी ले लें आप, ओशन का पानी ले लें, तो ऑलरेडी ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन इट, सो इट्स एन एग्जाम्पल O2 and CO2 in water. So this one is an example for liquid solvent। जब हमने liquid solvent का यूज़ किया जिसमें solid सॉल्यूट था तो शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन आ गया। लिक्विड जब इसके अंदर है, व्हेन लिक्विड इन लिक्विड देन इट इज कॉल्ड लेमन इन वाटर, एंड व्हेन गैस इन लिक्विड विच एन एग्जांपल इज O2 एंड CO2 इन वाटर। या जितने भी एरेटेड ड्रिंक्स आप पीते हैं, जो भी फिजी ड्रिंक्स आप पीते हैं, उसमें ऑलरेडी कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि फ्लेवर्ड वाटर में मिक्स होती है। अब हम ले रहे हैं, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट चेंज किया, अब हम सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं, सॉलिड ले लेते हैं। अब उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला सॉलिड इन सॉलिड, इसका मतलब सॉल्वेंट भी सॉलिड और सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉलिड में ही सॉलिड को में मिक्स कर देना क्या है ये, और एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए। तो क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, एलॉयज हो जाएंगे। तो एलॉयज जितने भी हैं
मेटल जितने भी होते हैं वो सॉलिड होते हैं, तो 2 या 3 मेटल को हम मिक्स कर दें तो एलॉय बन जाएगा। तो एलॉय क्या है? सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल। अगर हम लिक्विड इन सॉलिड की बात करें, इट मीन्स सॉलिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके ऊपर जो लिक्विड है वो बहुत कम है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल्स हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब पहले ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज़ है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि आपने नाम सुना होगा ब्लू विट्रियोल का, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। ये क्या है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, 5 पानी के मॉलिक्यूल यहाँ अटैच हैं इसके साथ। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, इसके साथ 5 पानी के मॉलिक्यूल अटैच है। और जब इस तरीके से किसी भी फॉर्मूले में आप डॉट लगा के पानी के मॉलिक्यूल को अटैच्ड देखते हैं तो कहते हैं आपकी सॉल्ट इज हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, इसके ऊपर 5 पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो एडजॉर्ब हैं। एडजॉर्ब, आई एम सेइंग द वर्ड एडजॉर्ब है। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एडजॉर्ब और एक होता है एब्जॉर्ब। फ़र्क है केमिकल लैंग्वेज में। अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो इन दोनों में फ़र्क है। फॉर बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको। जैसे आपने एक चॉक लिया, ठीक है, आपने चॉक लिया, वाइट कलर का होता है। चॉक को आपने क्या किया? इंक सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। पानी, इंक और पानी का मिक्सचर बनाया, उसके अंदर डिप कर दिया। डिप करने के बाद जब आप चॉक को निकालते हो और उसको तोड़ के देखना, जब आप उसको तोड़ोगे तो आपको क्या पता चलेगा? जो चॉक होती है उसके अंदर कलर नहीं जाता है, कलर केवल उसके ऊपर ही ऊपर रहता है। जो पानी है इंक वाला, वो जो लिक्विड है, मतलब जो कि ट्रांसपेरेंट है, वो उसके अंदर जाता है। चॉक अंदर से गीली तो होगी लेकिन कलर केवल उसके ऊपर ही होगा। तो क्या है फ़र्क? जो सरफेस पे हुआ वो तो एडजॉर्प्शन है, मतलब मॉलिक्यूल्स केवल सरफेस पर ही हैं, और जो सरफेस के अंदर तक चला गया वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। ओके, देयर इज अ डिफरेंस। व्हेन इट इज ऑन द सरफेस इट विल बी कॉल्ड एज adsorption, ADSORBTION, adsorption, and when it is inside the surface, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर गया, तब वो आप उसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन। इसी तरीके से जो कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल था, क्रिस्टल था, इसके ऊपर 5 पानी के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब रहते हैं, उसके अंदर नहीं होते हैं, क्रिस्टल के ऊपर ही होते हैं। इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरीके के बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द नेट ऑल्सो। बहुत सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के सॉल्ट आपको मिल जाएंगे। यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू लर्न दैम। आपको लर्न करना होगा। ओके, तो ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जबकि हमने क्या किया कि लिक्विड इज अ सॉल्यूट जो कि कम है, और सॉलिड इज अ सॉल्वेंट जो कि ज़्यादा है। नाउ गैस ऑन सॉलिड। गैस ऑन सॉलिड में हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? मान लो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम कुछ ऐसे सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं, वो कैटलिस्ट कहलाते हैं। अब जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों को हम कंबाइन करा रहे हैं और कंबाइन करके बनता है अमोनिया। ये क्या है? अमोनिया। ये रिएक्शन वैसे भी हो जाएगी, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर लेना पड़ता है। वो टेम्परेचर और प्रेशर हम सेट करके वहाँ जहाँ भी रिएक्शन करा रहे हैं ये रिएक्शन को कराना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमें इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है तो हमें यहाँ पे आयरन और मोलिब्डेनम, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो उस कंटेनर के अंदर डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? ये दोनों सॉलिड हैं। ये दोनों सॉलिड जो है, जिस भी कंटेनर में हम ये रिएक्शन करा रहे हैं हम उसको फैला देंगे इस मिक्सचर को, और इसके अंदर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इनके मॉलिक्यूल्स हैं।
अब ये दोनों कंबाइन करेंगे, रिएक्शंस कैसे होती है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, पुराने जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो यही सेम थिंग इन पे होगी। अभी जो जब तक हमने कैटलिस्ट का यूज़ नहीं किया था तब तक ये रिएक्शन कम स्पीड पे हो रही थी, धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे और कंबाइन कर रहे थे। अब जबकि हमने ये मिक्सचर बिछा दिया है, सो इट प्रोवाइड्स अ मोर सरफेस एरिया, रिएक्शन को होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे और टकराने के बाद अमाउंट ऑफ अमोनिया जो है वो मिक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो कैटलिस्ट जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये कैटलिस्ट इट प्रोवाइडिंग अ सरफेस एरिया, ये ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये क्या हो गया, गैस ऑन सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो ये हमने एग्जाम्पल्स देखे जबकि सॉलिड सॉल्वेंट था। अब हम क्या करें, लिक्विड सॉल्वेंट हो गया हमारा, सॉलिड सॉल्वेंट हो गया। नाउ वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ गैस एज अ सॉल्वेंट। गैस एज अ सॉल्वेंट में अगर सॉलिड कम है और गैसियस पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, तो एयर के अंदर जो डस्ट होती है, डस्ट इज सॉलिड, और एयर के अंदर जो एयर है वो ज़्यादा अमाउंट में होती है। तो ये एक एग्जांपल हो गया सॉलिड इन गैस। नाउ लिक्विड इन गैस, एयर के अंदर जो मॉइस्चर है, जो ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर्स हैं, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। गैस इन गैस, एयर itself is a combination or a homogeneous mixture of different gases, जिसमें कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे एक फिक्स्ड अमाउंट में मिक्स रहते हैं, बट दे आर नॉट केमिकली कंबाइनिंग। इसलिए हम कहते हैं कि एयर जो है एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि एयर के अंदर जितनी भी गैसेस मिक्स हैं वो हैं तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन में, परसेंटेज में, लेकिन वो एक दूसरे से कंबाइन नहीं कर रही होती हैं, इसलिए ये एक मिक्सचर है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वाई वाटर इज ए कंपाउंड, वाई यू कैन से, हाउ यू कैन से इट इज़ ए कंपाउंड। तो इसका रीज़न क्या होगा कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है दे ऑलवेज कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो एंड इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ फॉर्मूला। एयर इज़ नॉट हैविंग एनी फॉर्मूला। अगर ये कंपाउंड होता तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होना चाहिए था, बट इट इज़ नॉट हैविंग फॉर्मूला। तो ये इसका फॉर्मूला नहीं है, और इसके अंदर जितनी भी गैसेस मिक्स हैं वो केमिकली कंबाइन भी नहीं करती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक मिक्सचर है। तो ये हमने एग्जांपल देखे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के, जबकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंट थे। ओके, नाउ अब मैं टॉपिक चेंज करती हूँ, तो वील सी नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।